लक्ष्मण ने अपनी किताब में इस बात को बहुत अच्छे से स्थापित किया है और आप लोगों ने अगर ये किताब नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़ना चाहिए कि कैसे ये गिनती का सवाल अंततः उस हकमारी के सवाल से जुड़ता है, क्योंकि जब आप गिनेंगे तब आपको ये पता लगेगा इस समाज में एक लंबे अरसे तक हक की जो चोरी हुई है वो उजागर हुई। इसलिए गिनने के सवाल को राजनीतिक सवाल की तरह देखें, ये मेरी आपसे आरजू है। और जब अगर ये राजनीतिक सवाल है तो इसके लिए समाधान और इसके लिए दबाव उसका भी राजनीतिक होना अनिवार्य है। मानना चाहता हूं, पिछली बार जब मैंने ये बात कही थी तो उसके बाद पूरा सोशल मीडिया मेरे पीछे पड़ गया था कि इसने चैट जीपीटी को ब्राह्मण कह दिया है। गणना का मामला आज केवल नीतियों के लिए या विधायिका और कार्यपालिका में भागीदारी के सवाल तक नहीं जाता है, ये उससे ज्यादा बड़े स्तर पर जाता है, क्योंकि अब गणना का सवाल मूलतः डेटा का सवाल है। और जब आप यह आंकड़े लेना शुरू करेंगे, राष्ट्र के स्तर पर शुरू करेंगे, तब इसका अगला स्तर वो बताएगा जब आपके पास वो डेटा होगा कि जिस डेटा के बेसिस पे तमाम एआई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा था उसमें आपकी भागीदारी आपकी जनसंख्या के अनुपात में क्यों नहीं थी। वे एल्गोरिथम जिसके आधार पर तय हो रहा है कि विजेंद्र चौहान का वीडियो आपको दिखाया जाएगा या आशुतोष जी का वीडियो दिखाया जाएगा या ब्राह्मणवाद जिंदाबाद वालों का वीडियो दिखाया जाएगा, वो जो नैरेटिव बिल्डिंग की बात की जा रही है, नैरेटिव बिल्डिंग अब पत्रकार नहीं कर रहे हैं, संपादक नहीं कर रहे हैं, गेट कीपिंग संपादकों के हाथ में नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है, जहां पर आपका प्रतिनिधित्व नहीं है, ना डेटा में है, ना एल्गोरिथम्स में है, ना मॉडल में है, ना बिहेवियर में। यहाँ इतिहास साहित्य इतिहास मेरा क्षेत्र रहा शोध का। हिंदी साहित्य के इतिहास में ये सारे के सारे कवि, आलोचक, साहित्यकार वही शुक्ला, चतुर्वेदी, द्विवेदी, ये हो क्या रहा है। एक शोधार्थी के नाते में बहुत चिंतित था इस बात से कि पूरा आदिकाल पढ़ जाओ, पूरा भक्तिकाल पढ़ जाओ, पूरा रीतिकाल पढ़ जाओ, दलित गायब क्यों है। और जब मैंने ये सवाल अपने सुपरवाइजर से पूछा तो उन्होंने बहुत अबोध तरीके से कहा, विजेंद्र उस समय इस तबके के पास लिखने पढ़ने की सुविधाएं नहीं थी, इसलिए इनका साहित्य शायद दलित साहित्य में नहीं दिखाई, हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में नहीं दिखाई देगा। मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं था। फिर मैंने वह किया कि बजाय वहां जाने के देखें गिनने वाले क्या कर रहे थे। जिन्होंने ये कहा कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल में दलित साहित्य है ही नहीं, उन्होंने किस प्रक्रिया से, किस हिस्टोरिकल प्रोसेस से ये काम किया था, डेटा कैसे कलेक्ट किया था, गणना कैसे हुई थी, गिनती कैसे हुई थी, आपको हैरानी होगी उस प्रक्रिया को देखकर। अब जरा सोचिए 1910 से 1920, 19 के बीच का समय, ये लोग गांव-गांव जा रहे हैं, पांडे जी, झा जी, शर्मा जी, वो जाकर गांव में कहां रुकेंगे। गांव में तो कोई होटल होगा नहीं ना, ओयो, तो गांव में जाकर वे किसी शुक्ल जी, किसी पंडित जी के गांव के पास रुकेंगे और वहां से पांडुलिपि जो मिलेंगी उन्हें इकट्ठी करेंगे। If the data collection is flawed, if it is filled with biases, is it difficult to understand what the outcome will be? आपने जिस प्रक्रिया से, जिस अशुद्ध प्रक्रिया से इस डेटा का संकलन किया, वह सुनिश्चित करता है कि 800 साल के इतिहास में आपको दलित लेखक मिल ही नहीं सकता। गिनने की प्रक्रिया तय करती है कि अंततः आप किस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। इस डेटाबेस को आपने निकाला, यानी कि पंडवारकर पांडे, सुधाकर पांडे परिवार, उसने इकट्ठी करवाई, कुछ और उसी समुदाय के लोगों को इकट्ठा किया और अंत में शुक्ल जी के चरणों में रख दिया। अब आचार्य शुक्ल इसके आधार पर जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखेंगे, क्या आप इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि वह रिप्रेजेंटेटिव हिंदी साहित्य का इतिहास होगा? क्या उसमें प्रतिनिधित्व होगा? इस बात की कोई गुंजाइश आप कर सकते हैं? त्रिवेणी के सभागार में इस किस्म की चर्चा हो पा रही है। पहले तो मैं इस बात पर ही विस्मित हूं, आश्चर्य में हूं, हैरान हूं। यद्यपि हैरानी में खुशी छिपी हुई है, लेकिन योगेंद्र जी यहाँ पर हैं, वे याद करेंगे कि पिछले 10-12 सालों में
प्रतिरोध के जमावड़ों के लिए जगह इस शहर में किस पैमाने पर सीमित हुई है। एक समय में मुझे याद है, हम विद्यार्थी थे, योगेंद्र जी को बुला लिया करते थे और हम गांधी पीस फाउंडेशन में बैठकर बड़े आराम से चर्चा करते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। और पिछले अगर आप 4-5 सालों की स्थिति देखें तो स्थिति ये हो गई है कि जब हम लोगों को प्रतिरोध करना होता है तो हम अब सड़क पर भी खड़े होकर प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं रहे हैं। इनफैक्ट पिछले 2-3 सालों से तो हम लोग प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर प्रतिरोध की बातें करने की स्थिति में आ गए हैं। अभी पिछले ही सप्ताह हमारे कुछ विद्यार्थियों को, हम ही लोगों से मिलने कॉलेज आए थे वे, और वे एक साम्राज्यवाद विरोध के विरोध में एक छोटा सा आयोजन करना चाहते, हम लोग सब मिलके करना चाह रहे थे, उसकी तैयारी के लिए आ रहे थे। और कॉलेज के गेट से स्पेशल सेल उन्हें उठा कर ले गई, और 1-2 नहीं, ऐसे हमें बाद में पता लगा कि अलग अलग 10 विद्यार्थियों को बिना किसी FIR के, बिना किसी किस्म की किसी सफाई के बिना स्पेशल सेल ने ले दिया। इनफैक्ट हम लोगों को कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट में हैबियस कॉर्पस डालनी पड़ी, और उसके बाद उन साथियों को छोड़ा गया। ऐसे में कभी कभी तो मुझे हंसी और आश्चर्य होता है अपने प्रकाशक दोस्त अलिंद को लेकर। क्या कर बैठे हो दोस्त तुम? जरा सोच कर देखिए कि अलिंद जी जिस कभी किसी बच्चे के मुंडन या बर्थडे में जब अपने घर के बाकी लोगों से मिलते होंगे, व्यापारी परिवार है, घर के बाकी लोग इन्हें कैसे हड़काते होंगे। इन्हें लगता होगा कि वो शाबाशी देंगे, व्यापारी लोग हैं, कि देखिए आपने लक्ष्मण की किताब छापी है, एकदम लगातार चार्ट बस्टर है, अब 1-1.5 महीने के अंदर 4था संस्करण आ रहा है, बहुत अच्छे प्रकाशक हो गए हूँ। ये सोच के वो जाते होंगे और वो इनको हड़काते होंगे कि क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें अनुमान भी है। बट एनीवे, मैं तो प्रसन्न हूँ और आशुतोष जी से सहमति जाहिर करता हूँ कि ये मेरे विश्वविद्यालय का, मेरे और जितेंद्र के विश्वविद्यालय का, जो दरअसल मेरे, जितेंद्र और लक्ष्मण का विश्वविद्यालय होना चाहिए था, ये उसका दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने लक्ष्मण को एक शिक्षक के तौर पर खो दिया, या फिर कहें कि बाकी समाज को उधार दिया है कि आप लोग अभी कुछ दिन लक्ष्मण का आनंद लीजिए। मैं एक शिक्षक हूँ, और शिक्षक होने के अलावा एक, आप जो युवा लोग हैं वो मुझे एक छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर के तौर पे जानते हैं, एक इंटरव्यूअर के तौर पे जानते हैं। ऐसे में मैं ऐसी कोई कुचेष्टा नहीं करूँगा कि सामाजिक और राजनीतिक जो आकलन है उस क्षेत्र में जाने की कोशिश करूं, क्योंकि वह क्षेत्र जाहिर है कि जब डॉक्टर कांचा एलैया और योगेंद्र जी यहाँ बैठे हुए हैं, योगेंद्र जी तो न केवल सामाजिक राजनीतिक बल्कि चूँकि सेफोलॉजिस्ट भी रहे हैं, तो एक तरह से आंकड़ों की दुनिया की जितनी बेहतर जानकारी वे बता सकते हैं, वे जाहिर है बताएंगे। ऐसे में मेरी तरफ से ये धृष्टता होगी कि मैं उस क्षेत्र में जाकर बातचीत करूँ, बहुत समझदारी नहीं मानी जाएगी। यद्यपि एक एकेडमिशियन होने के नाते ऐसा नहीं है कि मैं लक्ष्मण की किताब के हर पन्ने से खुश हूँ। दरअसल पूरी तरह सहमत तो मैं अपने आप से भी नहीं होता हूँ, तो लक्ष्मण से तो खैर कैसे होऊंगा। मसल मैं अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं कहता कि आंकड़ों की बात है लक्ष्मण, तो इसमें संदर्भ सूची क्यों नहीं है, इसमें APA फॉर्मेट में आप डाटा को क्यों नहीं बता पा रहे हैं, इत्यादि कुछ मानक बातें मैं कह सकता था। और सच्चाई ये है कि लेकिन हम अकादमिशियंस ने ये आपत्ति करने का हक, नैतिक हक उसी दिन खो दिया था जिस दिन लक्ष्मण मेरे सामने उस सिलेक्शन कमेटी में बैठे थे, और मैं तमाम कोशिशों के बावजूद ये सुनिश्चित नहीं कर सका कि वो अगले दिन एक साथी की तरह स्टाफ रूम में आ सकें। तो उस माफ़ी के साथ उस वाले हिस्से को भी छोड़ देते हैं। इसलिए अगले 10-15 मिनट में मैं केवल उतने हिस्से तक बातचीत करूँगा जो हिस्सा मेरे व्यक्तित्व और मेरे अब तक के अध्ययन से जुड़ता भर है। जब इस किताब को हम देखते हैं तो इस किताब में जो गिनती है, जो गणना है, उसकी राजनीति को लेकर बहुत अहम तरीके से बातें कही गई हैं, और ये बहुत
मुफीद अवसर है कि हम इस बात को देखें कि फिलहाल इस राजनीति ने क्या मोड़ लिया है। मेरे साथी जितेंद्र मीणा यहां पर हैं, जिन पर यह आरोप लगाया गया एफआईआर में कि आपने अपने कॉलेज में ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद कहा है। आप इस बात को अनुमान कर सकते हैं कि 2026 में हम शिक्षकों पर यह आरोप लगाया जाएगा कि आप ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद नहीं कहेंगे, बल्कि परसों तो मेरे पास एक रील आई जिसमें एक व्यक्ति ने बाकायदा दम ठोक कर यह कहा कि इस देश में अब ब्राह्मणवाद जिंदाबाद ही कहना होगा। बाकायदा यह बात कही गई। आखिर वे लोग इतने चिंतित क्यों, और ये किस संदर्भ में हो रहा था? यह हो रहा था यूजीसी के नए रेगुलेशंस के समर्थन और विरोध में जिस किस्म की बातचीत विश्वविद्यालयों में चल रही है। विश्वविद्यालय ने बाकायदा 1 महीने के लिए विश्वविद्यालय के तमाम ओपन स्पेसेस और सभागारों को बंद कर दिया है कि वहां पर किसी किस्म का कोई आयोजन नहीं होगा, कहीं आप जाति की बात न करने लगे। एक ऐसा तबका बाकायदा खड़ा हो गया जो अब यह कहता है कि उनका एंटाइटलमेंट टू डिस्क्रिमिनेट उनका हक है। वे कहते हैं कि आपको शांत रहना चाहिए, जैसा योगेंद्र आशुतोष जी ने कहा कि आपको समरसता बनाए रखनी चाहिए। दिनकर ने कब कहा था, हिलो डुलो मत, रक्त अपना पीने दो। हिलो डुलो मत, मुझे रक्त अपना पीने दो, अचल रहे साम्राज्य शांति का, जियो और जीने दो। ये जो स्थिति है जिसमें कि एक वर्चस्वशाली जो तबका है वह हक मानता है अपना कि वह शोषण या उत्पीड़न करेगा, और उत्पीड़ित समाज के पास यह हक नहीं होना चाहिए कि वह उत्पीड़न का विरोध करे। अगर वह ऐसा करेगा तो हम मानेंगे कि वह समाज की शांति और राष्ट्र की एकता के खिलाफ बात कर रहा है। और यह साधारण बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं फिर से इस बात को रोक रहा हूं, राजनीति की तरफ जाने से अभी थोड़ा सा रोक रहा हूं। जाहिर है कि सारी बातें ही राजनीति है, लेकिन मैं वापस उस गणना की राजनीति की तरफ चल रहा हूं। लक्ष्मण ने अपनी किताब में इस बात को बहुत अच्छे से स्थापित किया है, और आप लोगों ने अगर ये किताब नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़ना चाहिए, कि कैसे ये गिनती का सवाल अंततः उस हकमारी के सवाल से जुड़ता है। क्योंकि जब आप गिनेंगे तब आपको यह पता लगेगा कि इस समाज में एक लंबे अरसे तक हक की जो चोरी हुई है वो उजागर होगी। एक समय कभी किसी ने कहा था कि जिस दिन स्त्रियों के श्रम का हिसाब होगा उस दिन इस समाज की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी। ये केवल स्त्रियों का सवाल नहीं, स्त्रियों का तो जाहिर है कि सवाल है, क्योंकि उनके श्रम की चोरी हम जानते हैं कि घरेलू श्रम और तमाम जगहों पर होती ही है। लेकिन ये कुल मिलाकर हर हक की चोरी का सवाल भी है कि जब जब आप हिसाब करेंगे, जब जब आप गिनेंगे, तब तब वह चोरी निकल कर आएगी जो अब तक चल रही थी। इसलिए वे तमाम तबके, वे तमाम वर्चस्वशाली वर्ग जब इस गिनने की मुखालफत करते हैं, जब इस गिनने के खिलाफ खड़े होते हैं, जब इस उत्पीड़न के खिलाफ जो लोग खड़े हैं उनके खिलाफ खड़े होते हैं और बाकायदा हक से खड़े होते हैं, और उनके हक के बड़ा रोचक है, उनके आत्मविश्वास का अगर आप स्तर देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। उनको यकीन है कि दे कैन डू इट विद इम्प्यूनिटी। उनको एकदम यकीन है कि न केवल पुलिस व्यवस्था से उन्हें कोई डर नहीं है, उन्हें यकीन है कि दरअसल अदालतों से भी उन्हें किसी बहुत राहत, किसी किस्म के का डर रखने की आवश्यकता नहीं है। अदालतें भी अब बड़ी रोचक बात है कि अब वे सलाहें देने लगी, डायरेक्शन देने से अपने आप को रोकने लगी। अब वे सलाहें देकर काम चलाती हैं। इसे हमारे वाले इस केस में बिल्कुल एग्जैक्टली ये हुआ कि जब इन विद्यार्थियों को छुड़वाने के लिए हम कोर्ट में पहुंचे और हैबियस कॉर्पस दिया, तो बाकायदा खबर ये दी गई कि संडे को कोर्ट बैठने को तैयार है, संडे को कोर्ट बैठने को तैयार है। और कोर्ट ने क्या सलाह दी? कोर्ट ने सलाह दी स्पेशल सेल को कि देखिए आप इसका ऐसा पता कर सकते हैं। और उसके बाद स्पेशल सेल या कहीं कि सरकार ने ये कहा कि अच्छा चलिए ठीक है। लेकिन जिस चीज पर मैं
जो मेरा क्षेत्र है जिस पर मैं आपको लाना चाहता हूं, पिछली बार जब मैंने ये बात कही थी तो उसके बाद पूरा सोशल मीडिया मेरे पीछे पड़ गया था कि इसने चैट जीपीटी को ब्राह्मण कह दिया है। मैं उस तरफ आपको दोबारा लेकर जाना चाहता हूं कि जब आप गणना की बात करते हैं तो गणना का सवाल केवल नीतियों का सवाल नहीं है। प्लीज इस बात को समझिएगा। यह बात बिल्कुल सही है कि गणना का एक प्रथम उद्देश्य यह है कि हम राज्य के स्तर पर राज्य को ये बाधित करें, राज्य को ये बाध्य करें, राज्य को इस बात के लिए समझाएं, अपनी पॉलिटी को इस बात के, अपनी राज्य व्यवस्था को, अपनी विधायिका को और राज्य को समझाएं कि देखिए ये जनगणना है, इसमें अलग अलग तबकों की भागीदारी इतनी है, इसलिए आपको नीतियां इस प्रकार बनानी चाहिए कि वह सबके साथ न्याय करे। एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल, अंडरस्टैंडेबल। और ये बात जाहिर है कि लक्ष्मण ने अपनी किताब में कही है, साथी वक्ताओं ने भी कही है, तो उसे दोहराने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन मैं एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि गणना का मामला आज केवल नीतियों के लिए या विधायिका और कार्यपालिका में भागीदारी के सवाल तक नहीं जाता है, यह उससे ज्यादा बड़े स्तर पर जाता है, क्योंकि अब गणना का सवाल मूलतः डेटा का सवाल है और इस डेटा पर आज सारा निर्णयन टिका हुआ है। तमाम एआई आर्किटेक्चर को देख जाइए। एआई आर्किटेक्चर का सबसे निचला इंफ्रास्ट्रक्चरल लेयर से लेकर इसके एप्लीकेशन लेयर तक 5 लेयर्स होती हैं, 5 अलग अलग लेयर्स हैं और हर एक लेयर में ये भागीदारी आप जिस डेटा के बेसिस पर ये फैसला हो रहा है कि किस पर बम गिराया जाएगा, किस पर बम नहीं गिराया जाएगा, किसे सर्विलेंस में रोक लिया जाएगा, किसे आरटीआर का नोटिस भेजा जाएगा, किसकी नौकरी दी जाएगी, किसे कॉरपोरेट में बुलाया जाएगा अगले साक्षात्कार के लिए, किसे नहीं बुलाया जाएगा, ये तमाम चीज जिस डेटाबेस पर आधारित हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हम पिछड़े तबके लोग जिनकी बात करते हैं, पिछड़े तबके के लोग, SC ST OBC, उनका उस डेटा में कितना हिस्सा है? जब आप यह आंकड़े लेना शुरू करेंगे, राष्ट्र के स्तर पर शुरू करेंगे, तब इसका अगला स्तर वो बताएगा, जब आपके पास वो डेटा होगा, कि जिस डेटा के बेसिस पे तमाम एआई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा था, उसमें आपकी भागीदारी आपकी जनसंख्या के अनुपात में क्यों नहीं थी? क्योंकि इस भागीदारी के न होने का परिणाम यह होगा कि तमाम कॉरपोरेट स्ट्रक्चर के लिए जाने वाले फैसलों में वो बायसेस फिर से बलाघात के साथ आएंगे, जो बायसेस अब तक आपको वहां से वंचित रखे हुए थे। और मामला केवल डेटा का नहीं है, इन 5 लेयर्स का है, जिसमें उन मॉडल्स की लेयर, उन एल्गोरिथम्स की लेयर, वे एल्गोरिथम जिसके आधार पर तय हो रहा है कि विजेंद्र चौहान का वीडियो आपको दिखाया जाएगा या आशुतोष जी का वीडियो दिखाया जाएगा या ब्राह्मणवाद जिंदाबाद वालों का वीडियो दिखाया जाएगा। वो जो नैरेटिव बिल्डिंग की बात की जा रही है, नैरेटिव बिल्डिंग अब पत्रकार नहीं कर रहे हैं, संपादक नहीं कर रहे हैं, गेट कीपिंग संपादकों के हाथ में नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है, जहां पर आपका प्रतिनिधित्व नहीं है, ना डेटा में है, ना एल्गोरिथम्स में है, ना मॉडल में है, ना बिहेवियर में है, यहां तक कि उस फीडबैक में भी नहीं है जो यूजर के साथ इंटरेक्शन के समय, जिसके बेसिस पे एआई तय करता है कि ये वाला वीडियो और कितने लोगों को दिखाया जाए। और यही तो सारी की सारी नैरेटिव बिल्डिंग है, यही तो वह चीज है जिसे आप प्रोपेगेंडा कह रहे थे। आपको एआई इंफ्रास्ट्रक्चर से वंचित किया जा रहा है और आप अभी मानकर चल रहे हैं कि राज्य की सदाशयता से तय होगा, राज्य सदाशय होगा तो वह आपको भागीदारी देगा और आप 4 BDO फालतू बना पाएंगे या 2 DM और आपके बन जाएंगे और उसके आधार पर देश में आमूलचूल बदलाव होगा। मुझे अफसोस है कि यह सदाशयता की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही है। मैं चाहता हूं कि आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा और गंभीरता से देखें और उसके बाद तय करें कि क्यों ये प्रतिनिधित्व का सवाल, गणना का सवाल, डेटा में भागीदारी का सवाल, अस्तित्व का सवाल है। अब तो दरअसल ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर तय कर रहा है ना कि गजा में कहां पर बम गिराया जाएगा, ईरान में कहां बम गिराया जाएगा। अगर आपका जिंदा रहना, आपका बचे रहना
इन सब पर निर्भर हो गया है, तब ऐसे में गिनने की राजनीति को हल्के से लेना समझदारी नहीं है। बहुत खुशी की बात है कि डॉक्टर लक्ष्मण ने इस बात को इतिहास के साथ संगत पहनाते हुए सामने रखा है, क्योंकि जब हम इतिहास में इन घटनाओं को ध्यान से देखते हैं तब हमें पता लगता है कि कैसे गिनने का सवाल सदैव एक राजनीतिक सवाल था। मैं अपनी पीएचडी के दौरान बहुत साधारण सा रिसर्च वर्क कर रहा था, ये जानने की कोशिश कर रहा था कि हिंदी साहित्य के इतिहास में, मैं साहित्य इतिहास मेरा क्षेत्र रहा शोध का, हिंदी साहित्य के इतिहास में ये सारे के सारे कवि, आलोचक, साहित्यकार वही शुक्ला, चतुर्वेदी, द्विवेदी, ये हो क्या रहा है? एक शोधार्थी के नाते मैं बहुत चिंतित था इस बात से कि पूरा आदिकाल पढ़ जाओ, पूरा भक्तिकाल पढ़ जाओ, पूरा रीतिकाल पढ़ जाओ, दलित गायब क्यों है? और जब मैंने ये सवाल अपने सुपरवाइजर से पूछा तो उन्होंने बहुत अबोध तरीके से कहा, विजेंद्र उस समय इस तबके के पास लिखने पढ़ने की सुविधाएं नहीं थी, इसलिए इनका साहित्य शायद दलित साहित्य में नहीं दिखाई, हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में नहीं दिखाई देगा। मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं था, मैं इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि 800 साल का आपने साहित्य का इतिहास लिया और कोई प्रिंटिंग प्रेस उस समय नहीं थी, तो लिखने के लिए ऐसा तो है नहीं कि आपको एकदम बिल्कुल अलिंद महेश्वरी चाहिए ही थे किताब छापने के लिए। आपने कुल जमा के बात बोलनी थी, कोई और भी लिख देता या और नहीं भी लिखता, सुनी रहती। वेद भी तो चल रहे थे ना आपके तो सो कॉल्ड श्रुति परंपरा से। फिर मैंने वह किया कि बजाय वहां जाने के देखें गिनने वाले क्या कर रहे थे, जिन्होंने ये कहा कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल में दलित साहित्य है ही नहीं, उन्होंने किस प्रक्रिया से, किस हिस्टोरिकल प्रोसेस से ये काम किया था, डाटा कैसे कलेक्ट किया था, गणना कैसे हुई थी, गिनती कैसे हुई थी। आपको हैरानी होगी उस प्रक्रिया को देखकर। मैंने पाया कि यह हिंदी नागरी प्रचारणी सभा, उसकी एक पुस्तक संकलन योजना के तहत हुआ। नागरी प्रचारणी सभा वही सुधाकर पांडे, पद्माकर पांडे, आपको याद होगा, काशी के ब्राह्मण। तो फिर मैंने उसकी रिपोर्ट्स पढ़नी शुरू की। दो चीजें बड़ी रोचक पता लगी। पहली बात, हिंदी की पांडुलिपि संकलन योजना कभी चलाई ही नहीं गई थी। संस्कृत की पांडुलिपि संकलन योजना चल रही थी और नागरी प्रचारणी सभा ने यह आग्रह किया कि वे लोग जो संस्कृत की पांडुलिपियों के लिए गांव-गांव जा रहे हैं, वे हिंदी की भी पूछ लें और उससे जो मिलेंगे उसके आधार पर हम हिंदी साहित्य के एक पूरी की पूरी रिपोर्ट पब्लिश करेंगे। Then I looked at the names and addresses of enumerators, कि वे कौन से लोग थे जो अलग अलग जगहों पर जा रहे थे और ये पांडुलिपि गांवों से इकट्ठी कर रहे थे। और आपको हैरानी तो नहीं होगी कि वो लोग कौन थे? क्या मुझे बताने की जरूरत है कि उनके सरनेम क्या है? बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अब जरा सोचिए, 1910 से 1920, 19 के बीच का समय, ये लोग गांव गांव जा रहे हैं, पांडे जी, झा जी, शर्मा जी। वो जाकर गांव में कहां रुकेंगे? गांव में तो कोई होटल होगा नहीं ना, ओयो। तो गांव में जाकर वे किसी शुक्ल जी, किसी पंडित जी के गांव के पास रुकेंगे और वहां से पांडुलिपि जो मिलेंगी उन्हें इकट्ठी करेंगे। इफ द डेटा कलेक्शन इज फ्लॉड, if it is filled with biases, is it difficult to understand what the outcome will be? आपने जिस प्रक्रिया से, जिस अशुद्ध प्रक्रिया से इस डेटा का संकलन किया, वह सुनिश्चित करता है कि 800 साल के इतिहास में आपको दलित लेखक मिल ही नहीं सकता। गिनने की प्रक्रिया तय करती है कि अंततः आप किस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। इस डेटाबेस को आपने निकाला, यानी कि पद्माकर पांडे, सुधाकर पांडे परिवार, उसने इकट्ठी करवाई, कुछ और उसी समुदाय के लोगों को इकट्ठा किया और अंत में शुक्ल जी के चरणों में रख दिया। अब आचार्य शुक्ल इसके आधार पर जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखेंगे, क्या आप इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि वह रिप्रेजेंटेटिव हिंदी साहित्य का इतिहास होगा? क्या उसमें प्रतिनिधित्व होगा? इस बात की कोई गुंजाइश आप कर सकते हैं? मेरी रिक्वेस्ट बहुत सरल सी है। मामला केवल गिनने के लिए दबाव डालने का नहीं है
गिनने की सारी प्रक्रिया पर एकदम माइक्रोस्कोपिक नजर रखने की जरूरत है। वे कौन सा क्वेश्चनर बना रहे हैं, उस क्वेश्चनर के बनाने की प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व है कि नहीं है। जब 2001 की जनगणना हो रही थी, 2000 से शुरू होती है, संयोग से मैं दिल्ली के सरकारी स्कूल में तभी मेरी नियुक्ति हुई थी। और चूंकि मैं हिंदी अंग्रेजी बोल बाल लेता था, तो मुझे मेरे प्रिंसिपल ने मास्टर ट्रेनर नाम की पोजीशन में जनगणना के लिए रख दिया, जिसका मतलब यह था कि उस दौरान जो जनगणना होगी, उस जनगणना में 101 या 105 इन्यूमरेटर्स मेरे अंतर्गत अलग अलग जगहों में, त्रिनगर के अलग अलग मोहल्ले में जाएंगे और इन्यूमरेशन करेंगे। और उनकी ट्रेनिंग के दौरान जब मैं उनके बायसेस को समझ रहा था, मसलन एक बहुत साधारण सा सवाल था जो फर्टिलिटी चेक करने के लिए था कि 0 से 5 साल के बच्चे जो नई माताएं हैं उनके बीच फर्टिलिटी का क्या लेवल है, उसके लिए था। अब ये साहब बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये सवाल तो पूछा नहीं जा सकता, महिलाओं से आप कैसे पूछेंगे कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं। तो अनुमान लगा लीजिए कि किस मोहल्ले में खड़े हैं, और वो मोहल्ला अगर मुसलमानों का मोहल्ला है तो आप 4 फालतू लिख दीजिए, और हिंदुओं का मोहल्ला है तो कम लिख दीजिए। आई एम नॉट एट ऑल सजेस्टिंग कि सारा का सारा इन्यूमरेशन ऐसा ही होता है। आई एम मेयरली सेइंग दैट द बायसेस creeps to the every level of this architecture, and hence you need to work for mitigation of these biases at every level. आप किन्हें इन्यूमरेटर बनाएंगे, उनमें प्रतिनिधित्व है कि नहीं है, क्या उनके बायसेस हैं, क्या वो जब जामा मस्जिद जाते हैं तो एक तरह से सवाल पूछते हैं और जब गांधीनगर जाते हैं तो दूसरी तरह से सवाल पूछते हैं, या जब वो डाटा इकट्ठा होगा तो वे एल्गोरिथम्स जो एल्गोरिथम से डाटा पिक करेंगी, क्या आपने उनका सोशल ऑडिट करा लिया है? क्या आपके पास ऐसे लोग हैं पूरे के पूरे एल्गोरिथम राइटिंग में जो सोशल ऑडिट कर सकें और एल्गोरिथम्स में बायस तो नहीं जा रही उसे देख सकें? मैं पिछले 10 साल में ऐसे दलित डेवलपर से नहीं मिल पाया हूं जो मुझे दावा करके ये कह सके कि अगर उनके सामने एल्गोरिथम रखी जाएगी तो वो उसमें कास्ट बायस जा रहा है या नहीं जा रहा, उसे पहचान सकते हैं। क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन सब जगह कम है, गूगल में भी कम है, और जो और बड़े आईटी की बड़ी कंपनियां हैं उनमें भी कम है, और इनसे एक्सपोजर बहुत जरूरी है। बिना इस एक्सपोजर के लिए आपके लिए एल्गोरिथम से बायस को निकाल पाना बहुत मुश्किल है। अभी तक तो हम सरकार को इस बात के लिए नहीं बाध्य कर पाए कि भैया ईवीएम में जो आप एल्गोरिथम डालते हैं, ईवीएम में भी तो आप रोज करते हैं ना, हर बार इलेक्शन से पहले प्रोग्रामिंग, तो उस एप्रॉम के प्रोग्राम को जरा सामने रख दीजिए, लोग देख के बता दें कि उसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं है। हम उतना नहीं सहमत कर पाए, इसलिए गिनने के सवाल को राजनीतिक सवाल की तरह देखें। ये मेरी आपसे आरजू है, ये राजनीतिक सवाल ही है, और जब अगर ये राजनीतिक सवाल है तो इसके लिए समाधान और इसके लिए दबाव, उसका भी राजनीतिक होना अनिवार्य है। अंत में बस इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि हम अब उस स्तर पर पहुंच चुके हैं, सौभाग्य है हमारा कि डॉक्टर अंबेडकर हमसे पहले हो गए हैं, डॉक्टर फुले हमसे पहले हो गए हैं, कांचा जी हम लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए पहले से हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारे पास अब सवाल पूछने की कुव्वत आ गई है। बस इतना ध्यान रखिएगा, सिर्फ कुव्वत से सवाल नहीं आएगा, सवाल पूछने की हिम्मत भी रखिएगा। अगर हम इस सवाल पूछने की जो कुव्वत हमारे पास आई है उसे सवाल पूछने की हिम्मत के साथ जोड़ पाएंगे, तो मैं कोई कारण नहीं देखता कि हम फिर से उन मुट्ठी भर लोगों द्वारा लगातार उनके वर्चस्व में रहने के लिए शापित हों। ऐसा कतई अनिवार्य नहीं है। देश हमारा है, हम इसे हासिल कर रहेंगे। शुक्रिया।